विष्णु की बात सुनने के बाद विवान झल्लाया। फोन हाथ में लिया है तो सीधे बात नहीं की जा सकती? कितनी देर से वेट कर रहा हूं। ये सुनकर विष्णु को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने पूछा, अरे भाई तुझे दिक्कत क्या है, साफ साफ बता। तब विवान ने जल्दबाजी में पूछा, आप लोग अभी जेम्स नाम के किसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे ना, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास? विष्णु ने कहा, तुझे उससे क्या लेना देना, तेरा उससे क्या कनेक्शन है? जिस काम के लिए गया है वो काम कर, कहीं तान्या से लात मत खा लेना, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। तब विवान ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, समीर। उसकी आवाज की गंभीरता को भांपकर विष्णु ने हॉस्पिटल में हुई घटना से लेकर अब तक की पूरी कहानी बयां कर दी। सब कुछ बताने के बाद उसने पूछा, अब बता, तूने उसके बारे में क्यों पूछा? तू भी तो यूएस ही गया है ना, क्या वहां उस जेम्स की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई? विष्णु ने विघ्नेश से फोन लेते वक्त ही स्पीकर ऑन कर दिया था। उन दोनों की बातें सुन रहे अभिषेक ने बीच में टोकते हुए कहा, पक्का कोई ना कोई पंगा ही होगा। तभी विवान ने वीडियो कॉल ऑन किया और उस घर का एंट्रेंस तथा अंदर का आलीशान बंगला दिखाया जहां वो और डैनियल खड़े थे। ये देखकर अभिषेक ने जगह कंफर्म करते हुए कहा, तू जेम्स के घर पर ही है ना? विवान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, इसका मतलब जेम्स के बारे में तुम्हें पहले से पता था? अभिषेक ने गुस्से में कहा, उस गिरे हुए कमीने को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अभी तू पहले वहां से बाहर निकल। हम भी अभी वहां के लिए निकल रहे हैं। सब मिलकर एक साथ उसका खेल खत्म करेंगे। उसने हमारे देश के साथ जो गद्दारी की है उसकी सजा उसे तड़पा तड़पा कर मार के देंगे। विवान को पहली बार उसकी बात सही लगी। उसने अपना इरादा बदला और उस विला की तरफ देखा। अभी के लिए भले ही तू बच गया हो, लेकिन बहुत जल्द मेरे हाथों ही तेरा कीमा बनेगा जेम्स। मन ही मन ये कहकर वो वहां से मुड़ा और अपनी कार स्टार्ट की। डैनियल बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे हो लिया। गेट से बाहर निकलते वक्त विवान ने जानबूझकर अपनी कार उस एंट्रेंस गेट पर दे मारी और उसे डैमेज कर दिया। जो इंसान जेम्स के खून का प्यासा होकर आया था वो खाली हाथ कैसे जाता? उसने अपना पूरा गुस्सा उस गेट पर निकाला और बाहर आ गया। कार जैसे ही बाहर निकली, अगले ही पल उनके सामने एक पुलिस जीप आकर रुक गई। राउंड पर निकली पुलिस जीप ने विवान की कार को गेट से टकराते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ऑफिसर ने विवान के शक के दायरे में पूछताछ शुरू कर दी। कौन है आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने इस गेट को टक्कर क्यों मारी? उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। विवान गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि डैनियल ने तुरंत बीच में आकर बात संभाली। सर हमने जानबूझकर गेट नहीं तोड़ा। अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से हमारी कार इस गेट से टकरा गई। हम बस मैकेनिक की शॉप पर ही जा रहे थे। उसने जैसे तैसे बहाना बनाकर उनसे माफी मांगी, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो उन्हें शक भरी निगाहों से देखने लगे। तभी विवान ने अपना इंटरनेशनल आईडी कार्ड निकालकर दिखाया, जिसे देखते ही पुलिस वालों ने आगे एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने उसे एक सैल्यूट मारा और वहां से रवाना हो गई। विवान सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए पुलिस वालों को ये बताने के लिए कि वो कौन है, बस वो एक पहचान पत्र ही काफी था। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी लावण्या उदासी का राग अलाप रही थी। अभी से ही पुष्कर का ये हाल है, कल को शादी होने के बाद वो कैसा बर्ताव करेगा, इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। सोच सोचकर उसके सिर में दर्द हो गया सो अलग। आखिरकार एक रास्ता चुनते हुए उसने वक्त की परवाह किए बिना पुष्कर को कॉल लगा दिया। पुष्कर तो जैसे उसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। फोन की पहली ही घंटी पर उसने कॉल उठाया और अपने पूरे प्यार को समेटते हुए बड़े चाव से बोला, लानी डार्लिंग। तभी लावण्या ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, मेरे लैब में आओ। पुष्कर ने घड़ी देखी तो आधी रात के 3 बज रहे थे। जो भी बात है सुबह कर लेंगे ना, अभी 3 बज रहे हैं, तुम भी आराम से सो जाओ बेबी, उसने कहा। लावण्या इस बात पर और भड़क गई। वो तीखी आवाज में चिल्लाई, जाओ बाहर ओस में ही पड़े रहो, और फोन बंद करके बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। अकेलापन उसे और ज्यादा सताने लगा था। इधर विघ्नेश बड़े चाव से आशिमा कहते हुए अपनी प्यारी पत्नी पर लाड जताते हुए उनके कमरे में आ गया।
वहां आशिका अनन्या को दूध पिला रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, वो फौरन चिल्लाई, अकल नहीं है क्या? भैंस कहीं के, मैं बच्ची को दूध पिला रही हूँ। कम से कम दरवाजा खटखटाकर अंदर आना चाहिए। इतने बेसिक मैनर्स भी नहीं है क्या? उसने उसे जमकर डांटना शुरू कर दिया। ये सुनकर विघ्नेश हक्का बक्का रह गया और बोला, ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये बच्ची मेरी वजह से ही दुनिया में आई है, और ऐसे में इसके असली हकदार को ही तुम दरवाजा खटखटाकर आने को कह रही हो। ये कहाँ का न्याय है? कितनी बचकानी बात है। ये कहते हुए वो उसके पास गया और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। तभी आशिका ने उसके सिर पर एक चपत लगाई और बोली, तुझमें थोड़ी भी अक्ल नाम की चीज है रे? तमीज से उठ और यहाँ से भाग जा। पहले से ही मेरा पारा 7वें आसमान पर है। उसने उसे फिर से डांटना शुरू किया, बिना ये जाने कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो चुपचाप उसकी डांट सुनता रहा। जब वो अपनी भड़ास निकाल चुकी, तब विघ्नेश ने बड़े प्यार से पूछा, अब बताओ ना, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? पक्का इसके पीछे आर्यन का ही हाथ होगा। अब मेरे उस भांजे ने मेरे बारे में क्या पट्टी पढ़ाई है? उसने मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। आशिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। विघ्नेश उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछने लगा, क्या बहुत देर तक बैठकर फीड कराने में बहुत तकलीफ होती है? पीछे पिलो तो लगाया है ना? हाँ, वो सब लगाया है। तकलीफ की बात नहीं है विक्की, पर मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है और मैं अपना काम भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। इसीलिए बस एक मोमेंट पर मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और मैं चिल्ला पड़ी, सॉरी। आशिका ने भावुक होकर कहा। ये सुनकर उसने उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। इधर मीरा अभिषेक के कमरे में उसकी शर्ट को सूंघकर उसकी खुशबू महसूस करते हुए लेटी थी। तभी जेम्स का काम कैसे तमाम करना है, इसी सोच में डूबा हुआ अभिषेक आनन फानन में कमरे के अंदर आया। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाते हुए बेहद तेजी से अपना एक एक सामान पैक करने लगा। ये देखकर मीरा ने पूछा, क्या बड़बड़ाते हुए सामान समेट रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसकी तरफ मुड़ते हुए अभिषेक बोला, तुम अभी तक अपने रूम में नहीं गई क्या? पहले यहाँ से निकलो। मैं किसी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए यूएस जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और कहीं भी जाओ तो बता कर जाना। तभी मीरा उसके पीछे आई और उसे पीछे से गले लगाते हुए छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी आंखों के आंसू जैसे ही उसकी पीठ पर गिरे, वो मुड़ा और उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे को चूमा। ए पगली, रो क्यों रही हो? मैं बस जाकर वापस आ जाऊंगा। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं किसी जंग पर जा रहा हूं। फिर भी मीरा रोते हुए बोली, मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करती हूँ ना, इसीलिए छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। अब से मैं बहुत समझदार बनकर रहूंगी। अभी प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। वो और ज्यादा रोने लगी। क्या यार तुम भी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं एक बड़े मिशन के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता। समझने की कोशिश करो। उसने अपनी सिचुएशन समझानी चाहिए। ये सुनकर मीरा बोली, मैंने थोड़ी देर पहले ही बहन से बात की थी। उसने बताया कि वो वहीं पर है। उसकी बात बीच में ही काटते हुए अभिषेक ने हैरान होकर पूछा, क्या? मुझे बिना बताए तुम्हारी बहन कब हो गई? मीरा ने उसके कान पर जोर से चिकोटी काटी और बोली, अरे बुद्धू, मैं अपनी छोटी बहन तान्या की बात कर रही हूँ। वो भी वहीं पर है। मुझे ले जाकर उसके घर छोड़ दो। मैं उसके साथ बिल्कुल सेफ रहूंगी। उसने कहा। उसी की हिफाजत करने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। अभिषेक ने मन ही मन कहा, फिर ऊपर से बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम भी वहां चली जाओगी तो आंटी यहाँ अकेली रह जाएंगी ना। तुम यहीं रुको। इतने दिन उन्हें छोड़कर मेरे साथ ही तो थी। मैं जैसे ही वापस आऊंगा उनसे बात करके हम मैरिज कर लेंगे। यहाँ तो हर कोई बस शादी के ही मूड में था। विवान मल्होत्रा गुस्से में जेम्स के घर के बाहर पहुंचा था। उसने गुस्से में वहां का गेट इतनी जोर से पीटा था कि आसपास के लोग भी डर गए थे। तभी वहां पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन विवान ने अपना इंटरनेशनल आईडी कार्ड दिखाकर मामला वहीं शांत कर दिया था। उधर विघ्नेश ने अवनी मल्होत्रा के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बारे में चेतावनी दी थी।
दूसरी तरफ अभिषेक जेम्स से मिलने निकल चुका था। इधर पुष्कर लगातार उस लैब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन लावण्या ने दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। आखिर मजबूर होकर उसने कंपाउंड की दीवार फांदने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो जैसे तैसे दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। पुष्कर चिढ़कर बड़बड़ाया, एक रात भी चैन से नहीं रहने देंगे ये लोग, पता नहीं कौन है इस वक्त। उसने फोन देखा तो कॉल विघ्नेश का था। वो किसी तरह दीवार पर चढ़कर बैठ गया और फिर फोन उठाकर बोला, अबे तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरी बहन दरवाजा नहीं खोल रही थी इसलिए दीवार फांद रहा हूँ, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? दूसरी तरफ से विघ्नेश कुछ कहने ही वाला था कि पुष्कर ने जल्दी से कहा, जो भी बोलना है 10 मिनट बाद बोलना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। वो फिर से दीवार पार करने की कोशिश करने लगा और गुस्से में बड़बड़ाया, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं होता क्या? रात रात भर फोन करके दिमाग खराब करते रहते हैं। उसी वक्त फिर उसका फोन बज उठा। इस बार कॉल विवान मल्होत्रा का था। वो चाहकर भी कॉल नहीं काट पाया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और बोला, जी बॉस बोलिए। दूसरी तरफ विवान की भारी आवाज सुनाई दी, आई नीड यू पुष्कर, ये सब ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिमाग फट रहा है, मेरे आसपास क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो विघ्नेश मुझे फोन करके कह रहा है कि तान्या खतरे में है। उसे तान्या को जाने 2 दिन भी नहीं हुए, फिर उसे कैसे पता चला कि तान्या पर खतरा है? तुझे कुछ पता है क्या? विवान की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। पुष्कर एक पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में आया कि वो सारी सच्चाई अभी बता दे। शब्द उसके होठों तक आ चुके थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने जल्दी से कहा, मैं अभी एक जरूरी काम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अभी जो कुछ हो रहा है उसे लेकर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। हर चीज के पीछे एक वजह है, बस आप अपने किए हुए पुराने काम याद रखना। उसे डर लग रहा था कि अगर वो 2 मिनट और बात करता तो शायद सब सच उगल देता, इसलिए उसने तुरंत कॉल काट दिया। फोन रखते हुए वो खुद से बोला, इन दोस्तों को संभालना ही सबसे बड़ा टास्क है और उससे भी बड़ा तूफान अभी बाकी है। इसके बाद वो छिपते छिपाते लावण्या के कमरे तक पहुंच गया। कमरे के अंदर लावण्या बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। पुष्कर धीरे से उसके पास जाकर बिना आवाज किए उसके बगल में लेट गया। दूसरी तरफ कई सालों बाद विवान एक 5 स्टार बार में बैठा हुआ था। उसके दिमाग में पुरानी यादें, दर्द और उलझनें एक साथ घूम रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। डैनियल काफी देर से उसे गौर से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, विवान। लेकिन विवान अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने सुना ही नहीं। डैनियल अपनी सीट से उठकर उसके पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तभी विवान जैसे होश में आया और ठंडी आवाज में बोला, क्या है डैनियल? डैनियल उसकी बदली हुई आवाज समझ गया था। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ ड्रिंक ऑर्डर कर दूं? विवान ने बिना कुछ बोले हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही एहसास आ रहा था, जैसे बहुत जल्द उसे उसका खोया हुआ खजाना वापस मिलने वाला था और उसके लिए उसका सबसे कीमती खजाना सिर्फ उसकी अवनी थी। उसे बार बार लग रहा था कि शायद वो फिर से उसकी जिंदगी में लौटने वाली थी। तभी डैनियल ड्रिंक लेकर उसके सामने आया। शराब की खुशबू से विवान अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने सामने रखी बोतल को घूरते हुए जोर से चिल्लाया, ये यहाँ क्यों रखा है? उसकी आवाज से पूरा बार कांप उठा था। गुस्से में उसने बोतल उठाकर फर्श पर दे मारी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। शोर सुनते ही बार का मैनेजर दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। वो डैनियल को अच्छी तरह जानता था। उसने गुस्से में कहा, ये क्या हो रहा है सर? कौन है ये? इतने बड़े बार में तमाशा कर रहे हैं, अगर पुलिस बुला ली ना तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। पहले से ही भड़का हुआ विवान अब पूरी तरह फट पड़ा था। वो मैनेजर की तरफ बढ़ते हुए गरजा, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। पुलिस बुलानी है ना, बुला ले, मैं देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। पता भी है मैं कौन हूँ। स्थिति बिगड़ती देख डैनियल तुरंत बीच में आ गया। उसने विवान को रोकते हुए कहा, सर प्लीज, यहाँ मामला बड़ा हो जाएगा, ये अपना देश नहीं है। लेकिन विवान नहीं रुका। वो जिद में बोला, इस बार की कीमत पता कर, कल सुबह तक ये बार मेरे नाम होना चाहिए। डैनियल ने किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाला। फिर वो मैनेजर के पास गया और बोला,
सॉरी सर, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो इंडिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए टेंशन में थे। लेकिन मैनेजर मानने को तैयार नहीं था। आखिर मजबूर होकर डैनियल ने विवान का आईडी कार्ड दिखाया और बोला, अब ठीक है सर। आईडी देखते ही मैनेजर की आवाज बंद हो गई। सारी समस्या खत्म करके जब डैनियल बाहर आया तब तक विवान वहां से जा चुका था। उसकी कार भी गायब थी। डैनियल ने लंबी सांस छोड़ी और खुद से बोला, इस बार पुष्कर बच गया, मैं फंस गया। फिर उसने एक कैब बुक की और वहां से निकल गया। उधर विवान पूरी रात कार चलाता रहा था, जैसे उसे उसी की जरूरत थी। काफी देर बाद वो एक पहाड़ी के ऊपर जाकर रुका। वो कार से उतरकर चोटी पर पहुंचा और नीचे देखने लगा। सामने खूबसूरत सनराइज हो रहा था। विवान की आंखें भर आई थी। उसने टूटे हुए दिल से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसे ही फिर से रोशन हो जाए। अवनी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अब जाकर समझ आया है कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी जरूरी हो। तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता। जहां भी हो वापस आ जाओ। इस बार तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उगता हुआ सूरज भी उसे नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रहा था। अब विवान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया था। तभी उसे तान्या की याद आ गई। वो माथा पकड़कर बड़बड़ाया, वो पागल लड़की अब तक मेरा इंतजार कर रही होगी। गुस्से में ना जाने क्या क्या सुनाएगी। इतना सोचकर उसने कार तान्या के घर की तरफ मोड़ दी। सुबह ऑफिस से घर लौटी अवनी ने आदेश से प्यार से कहा, आज मम्मा को बाहर काम है बेबी, आप अच्छे से रहोगे ना? लेकिन आदेश पहले से ही विवान से नाराज था। उसने अवनी की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा और उसके आईपैड में राइम्स देखने लगा। अवनी ने मुस्कुरा कर पूछा, गुस्सा हो क्या बेबी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां विवेक आया और गुस्से में बोला, तू जा रही है या यहीं रुकेगी? दो गुस्सैल लोगों से लड़ने का मूड अवनी का बिल्कुल नहीं था। उसने जल्दी से आदेश को समझाया, बेबी, मम्मा जल्दी वापस आ जाएंगी। पहले हैंड राइटिंग क्लास खत्म करना, फिर अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, ओके? इतना कहकर वो जल्दी से वहां से निकल गई। कुछ देर बाद विवान घर के अंदर आया। आदेश हॉल में बैठा था। उसने विवान को देखा जरूर, लेकिन ऐसे दिखाया जैसे देखा ही नहीं। विवान मुस्कुराकर उसके पास गया और बोला, अरे आदेश, यहाँ हो, कब आए? लेकिन छोटा सा बच्चा उसे पूरी तरह इग्नोर करता रहा। काफी देर तक मनाने के बाद आखिर विवान ने उसे शांत कर लिया और प्यार से गले लगा लिया। उसके बाद आदेश सवालों की बारिश करने लगा। विवान भी किसी तरह हर सवाल संभालता रहा। फिर उसने मुस्कुरा कर पूछा, एक नया गेम सीखोगे? आदेश ने तुरंत जवाब दिया, पहले मेरा सारा काम खत्म होगा, उसके बाद गेम्स। वो फिर आईपैड में अपनी क्लास देखने लगा। विवान उसे देखकर हंस पड़ा। तुम्हारी मम्मा अभी से इतना टॉर्चर क्यों करती हैं? हमारे टाइम पर तो जिंदगी कितनी आसान थी। वो पुरानी बातें करते हुए अचानक आईपैड की तरफ देखने लगा और अगले ही पल वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं।